नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आज के दिनांक है 19 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। अच्छा, अब आज के पहले कोट की बात करते हैं। रिटन बाय जेम्स बियर्ड, ही सेज फूड इज आवर कॉमन ग्राउंड, अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। जैसे ये नैरेटिव हमेशा चलता रहता है कि हमें रिलीजन के बेसिस पर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रिलीजन एक कॉमन ग्राउंड है टू लेट द पीपल come together. So it's not religion according to him, it's the food which is our common ground. क्योंकि रिलीजन भी सबका अलग हो सकता है, लेकिन खाना जो है सबके लिए इनएविटेबल चीज है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिलीजन को मानता हो, नहीं मानता, कोई एथीस्ट हो, लेकिन फूड सबके लिए इनएविटेबल है। बिना खाने के कोई भी नहीं जी सकता है। अब सबसे पहले एडिटोरियल तक हम आते हैं। अनमास्किंग ऑफ इमरान खान। The regime change in Pakistan is unlikely to herald a fundamental shift in civil military imbalance. इसके अंदर जो एडिटर है फरजाना शेख जी, जो एसोसिएट फेलो है एशिया पैसिफिक प्रोग्राम की, वो कहती हैं कि ऑल्दो इमरान खान जो है उनकी सबने तारीफ की है उनकी पॉलिसीज के लिए, जैसे कि स्मार्ट लॉकडाउन थे और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, जितनी कोविड पैंडेमिक के टाइम पर हो सकती थी, उससे काफी कम हुई है। लेकिन उनका जो फेलियर था टू कंटेन द इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन को नहीं रोक पाए। इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें भी हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो फॉरेक्स था, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, तो वो काफी ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो पेइंग कैपेसिटी थी, जिससे वो इंपोर्ट करते फॉरेन गुड्स को, ऑयल वगैरह को, वो काफी ज्यादा कम हो गई और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। ये क्यों था? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी की, वो थोड़ी फॉल्टी थी। और ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब की वजह से इतना उनका नुकसान नहीं हुआ है, उनकी सत्ता उनके हाथ से नहीं गई है। जो सबसे बड़ा जो नुकसान था उनका, वो यही था कि जो मिलिट्री ट्रेडिशनल टाइज थी उनकी, वो उन्होंने ठीक नहीं रखी। उन्होंने क्या किया, जितने भी पाकिस्तान के पहले के फ्रेंड्स थे, फॉर एग्जाम्पल यूएस, सऊदी, सबसे एक प्रकार की दुश्मनी मोल ले ली। और उस दुश्मनी को जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ये दुश्मनी जो सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, ये पाकिस्तानी आर्मी से हो सकती है। तो जैसे उनके अच्छे रिलेशन थे यूएस से, उनको यूएस के जो आर्म्स एम्यूनिशन मिलते थे, उसके अंदर भी अब दिक्कत आएगी। तो ये क्या हुआ है कि जिस प्रकार से इमरान खान जी ने मिट्टी फेंकी है मिलिट्री के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री जो है वो एकदम चुपचाप बैठ जाएगी। मिलिट्री ने भी अपने तेवर दिखाए एंड एज वी कैन सी इमरान खान जी इज आउट अगेन। तो ऐसा है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ा चीज ये भी था कि जिस प्रकार से इमरान खान जी ने जो पाकिस्तान में जो मिलिट्री चीफ थे, जो आईएसआई के चीफ थे एक्चुअली, उन्हें मतलब जो मिलिट्री चीफ, जो आईएसआई के जो चीफ, नॉट मिलिट्री चीफ, जो आईएसआई के चीफ पाकिस्तानी आर्मी रखना चाहती थी, उसकी जगह उन्होंने फैज हमीद जी, जिन्हें वो रखना चाहते थे, उस पर जोर दिया। अब देखो, फैज हमीद जी तो नहीं रहे वहां पर आईएसआई चीफ, उन्हें तो हटा ही दिया गया, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ऊपर एक प्रकार का डोमिनेंस समझा और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर था उन्हें भी हटा दिया। देखिए, पाकिस्तान में अब भले ये चीजें बढ़ रही हो कि ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, कुछ पावर उनके हाथ में भी है, लेकिन अगर आप मिलिट्री रिक्रूटमेंट के ऊपर अपना दबाव डालोगे तो पाकिस्तानी मिलिट्री चुप नहीं बैठने वाली है और वो आपको आउस्ट कर ही देगी। पहले ये मिलिट्री कूप के नाम पर होता था, और अब जो है मिलिट्री कू की जगह ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उसके थ्रू बाहर निकाल दिया गया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। अब अगर हम एक बैकड्रॉप देखें तो सिर्फ यही चीज नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को सेटबैक मिला। उसमें सबसे पहले था कि उनकी जो मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, वो बहुत ही थिन थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास आउटस्टैंडिंग मेजॉरिटी हो और एक दो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर भी अपना हाथ उठा देते हैं तो बाकी के उनके फेवर में हो।
उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं थी। दूसरी चीज, ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनकी सत्ता में आने की ख्वाहिश जो पूरी हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया अपनी पार्टी के लिए, और उन्होंने उनकी एक बहुत ओवरवेलमिंग पॉपुलिस्ट, मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं वो पाकिस्तान में, लेकिन जो उनके अभी पावर में आने के पीछे हाथ था वो एक न एक प्रकार से मिलिट्री का भी था। और अगर आप उन्हीं के अगेंस्ट हो जाओगे तो आप भी वही कि आग से अगर खेलोगे तो आप खुद भी जलोगे, ऐसा नहीं कि बस आग जल रही है। तो इस प्रकार से जब पहले भी वहां के प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कोशिश की कि वो मिलिट्री को आउटस्टैंड करे, हमेशा वो ही जले हैं। जैसे कि 1971 की बात करें, जो जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, किसी भी तरीके से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसकी कोशिश की, तो उनका असैसिनेशन हो गया। फिर 1999 में नवाज शरीफ जी आए, उन्होंने बोला, उन्होंने अपने आप को कमांडर ऑफ द फेथफुल घोषित कर दिया। फिर एक जो शरिया डोमिनेटेड स्टेट बनाया, लेकिन क्या हुआ, उन्हें भी मिलिट्री कू के द्वारा हटा दिया गया और वो काफी समय तक पॉलिटिकल एग्जाइल में रहे। अब जो इमरान खान जी है, वो भी अगर वही चीज करना चाह रहे थे, वो किसी दूसरे तरीके से, तो उन्हें भी मिलिट्री कू की तरह नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर हटा दिया गया। तो इस प्रकार से कि इमरान खान जी जो है, उन्होंने कुछ अच्छा भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काफी कुछ, उनकी जो फॉल्टी पॉलिसीज थी उसकी वजह से वो बाहर चले गए। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो उनका फॉल्ट रहा है वो इस चीज में कि उन्होंने मिलिट्री जो प्रोक्योरमेंट्स थे और मिलिट्री जो रिक्रूटमेंट्स थे उनके अंदर अपना हाथ डाला, और उससे सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी हो गई पाकिस्तानी मिलिट्री से और उन्हें आउस्ट होना पड़ा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट आर्टिकल के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट इज अ टाइम टू हेल्प, दिल्ली मस्ट शोर अप आउटरीच टू कोलंबो while underlining that aid is for people not a lifeline to Rajapakshas। तो जिस प्रकार से कोलंबो में अभी एक सिविल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जन्म चुका है, तो अब किस प्रकार से उस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हम अपने पड़ोसी देश की हेल्प कर सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। तो देखिए, इंडिया ने ऑलरेडी 2.4 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर दी है श्रीलंका के लिए, जनवरी से लेकर अभी तक। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का लोन ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड लोन नहीं है कि 2.4 बिलियन डॉलर हमने आपको दे दिया 2 या 5% इंटरेस्ट पर। मान लो ये कैसा है कि 2.4 मिलियन डॉलर दिया है, तो अगर आपने अभी उसके अंदर से 1 मिलियन डॉलर लिया है तो आपको 1 मिलियन डॉलर का ही इंटरेस्ट चुकाना है, और फिर अगर आप वो चुका दोगे फिर आप वापस ले सकते हो। अगर आपने उतने पैसे वापस चुका दिए तो अब वो पैसे भी आप वापस से बोरो कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में, मतलब आप कितना जुडिशियली उस मनी को यूज करते हो। ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक तो इस प्रकार से होती है कि ऐसा नहीं कि आप लग्जरी गुड मंगवा रहे हो उससे। अब उन्होंने बोला है कि लाइन ऑफ क्रेडिट फ्यूल के थी, फूड के लिए थी, और दूसरे एसेंशियल आइटम्स लाइक मेडिसिन के लिए थी। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आईएमएफ के पास बेल आउट के लिए श्रीलंका भी गया है तो 6 से 8 महीने आईएमएफ के अंदर भी निगोशिएशन में करने में लग जाएंगे कि किस प्रकार से वो अपने टर्म्स देंगे, कि किस प्रकार से आपको अपने कंट्री के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर आपको हमसे लोन चाहिए, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन श्रीलंका को अभी 2 से 4 महीने में इमीडिएटली जरूरत है 3 से 4 बिलियन डॉलर रुपीस की, जिसकी अभी हेल्प इंडिया कर रहा है। और इंडिया को भी ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ऐसा नहीं कि इंडिया अपना रौब जमाने लगे, उसे अपना फ्रेंडशिप का सिर्फ नाम देते हुए ये हेल्प करनी होगी। मतलब कि सिर्फ हम आपके एक वेल विशर है, फ्रेंड है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली चीज है। अब उसके बाद जो क्राइसिस है वो श्रीलंका की लीडरशिप के फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से है, कि फॉल्टी एक्सपेंडिचर उन्होंने किया, जबरदस्ती के उन्होंने अनवाइबल प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर इल एडवाइज टैक्स कट किए, जबरदस्ती के उन्होंने जो वैट टैक्स वगैरह कम कर दिए थे। उसके बाद जो नॉन एसेंशियल आइटम्स थे उनका इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कोविड के बाद ही उनका 21 बिलियन डॉलर का, और कोविड के बाद उनका इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो रेकलेस स्पेंडिंग थी वो श्रीलंका को कम करनी होगी। लेकिन श्रीलंका को भी ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, ये वहां के लोगों की, वहां के श्रीलंकन्स की हेल्प कर रहा है इंडिया, ना कि वहां के राजापक्षा फैमिली की। राजापक्षा फैमिली को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से अब वो श्रीलंका के अंदर रहेंगे, नहीं रहेंगे, जैसे कि वहां की जनता चाह रही है कि वो वहां से चले जाएं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम अनफ्रीडम। इसके अंदर ये हम थोड़ा ब्रीफली समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, तो बस मैं बताना चाहूंगी कि क्या है इसके अंदर। तो जैसे इलॉन मस्क जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी, उन्होंने अभी बोला है कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्विटर के अंदर एक प्रकार की फ्री स्पीच आ जाए। तो फ्री स्पीच मतलब वो ऐसा कहते हैं कि जो राइट विंगर्स होते हैं उन्हें ट्विटर अपने आप हटा देता है। अब वो या तो एआई की वजह से हो रहा है या ट्विटर के पीछे जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, वो ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन वो फ्री स्पीच ट्विटर को देना चाहते हैं। तो अब इनके अगेंस्ट में ये भी बात होती है कि अगर आप फ्री स्पीच ही देना चाहते हो तो किस प्रकार से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो कंपनीज को। जैसे इलॉन मस्क जी ने कुछ समय पहले दो एक ट्वीट की थी अगेंस्ट द व्हाट्सएप, और कोई सा एक नया सिग्नल करके है, उसे आप यूज कीजिए। तो काफी ज्यादा सिग्नल के फॉलोअर्स बढ़ गए, व्हाट्सएप को नुकसान। तो इस प्रकार से आप एक कंपनी को नुकसान कर रहे हो, आपके शेयर जिस कंपनी में उन्हें फायदा कर रहे हो। तो ये भी एक प्रकार की फ्री स्पीच नहीं है। लेकिन अब देखने की बात यह होगी कि किस प्रकार से ट्विटर इसके ऊपर ट्विटर किस प्रकार से इसको हैंडल करता है। नेक्स्ट इज द राइट टू रिपेयर। अच्छा, द राइट टू रिपेयर के अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि इंडिया जो है इट मस्ट नॉट बी एन आउटलायर टू द मूवमेंट टू एम्पावर द कस्टमर। ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि जिस प्रकार से इंडिया हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर ये जो एक बटन था ये खराब हो गया। अब ये मोबाइल फोन था 15,000 रुपए का, अगर बटन को ठीक करने की कॉस्ट ही 6,000 रुपए आ जाती है तो कौन इस बटन को ठीक करवाना चाहेगा। अगर ये 2 साल पुराना फोन हो गया तो वो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बजट में वापस से नया फोन ही ले लिया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट इसकी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इनकर करती है कंपनीज। क्योंकि उनका किस में फायदा है कि आप रिपेयर मत कराओ, आप नया खरीद लो, और रिपेयर भी करा रहे हो तो इतना ज्यादा अगर महंगा रिपेयर है तो वो भी फायदा ही है। दूसरी चीज क्या है कि कंपनीज क्या करती कि अगर हमारे आउटलेट से लिया है आपने फोन तो ही हम रिपेयर करेंगे, दूसरी जगह से लिया है तो वह हमारी वारंटी के अंडर नहीं आता है। तो ये वारंटी के अंडर नहीं आता है तो ये चीज भी एकदम खराब हो गई कि आपको सिर्फ उनके डिपार्टमेंटल स्टोर पर ही जाकर लेना होगा। तीसरी चीज क्या है कि अब इस बारे में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और काफी सारी जो कंट्रीज है अब इसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है और लॉज भी बना रही है कि किस प्रकार से जो राइट टू रिपेयर है जो कंज्यूमर्स का वो उन्हें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपने चीज तो खरीद ली लेकिन वो भी अभी आपकी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ी सी अगर उसके अंदर दिक्कत हुई तो आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे उस बड़ी कंपनी के ही। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस हैं जो रिपेयर नहीं करने देती है प्रोडक्ट्स की, जो बड़ी कंपनीज होती है, इसको जो गवर्नमेंट है उसको अपने आड़े हाथों लेना चाहिए और इसके ऊपर रूल्स एंड लॉज बनाना चाहिए। अब कंपनीज क्या कहती है, हम इसलिए फोन को ओपन नहीं करने देते हैं जनरल स्पेस में क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हैम्पर कर सकता है, कोई भी हमारी कॉपी कर सकता है जो हमारी इंटरनल मशीनरी है उसकी। तो आप उसके लिए लॉज बनाइए, आप जो है कॉपीराइट दे दीजिए उस चीज का कि कोई दूसरी कंपनी बना रही है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो या अपना प्रॉपर्टी राइट बता सकते हो। लेकिन अगर आप कंज्यूमर को अपने राइट टू रिपेयर से वंचित रखेंगे तो ये तो एंटी कंज्यूमर चीज हो गई ना। एक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारे 2019 में, उसके अंदर भी था कि राइट टू चूज होता है, ठीक है, कि आपको क्या चीज लेना है क्या नहीं लेना है और कितनी लेना है और कैसे आप उसे करवाना चाहते हो रिपेयर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो, अगर आप उसे मॉडिफाई कराना चाहते हो, रिपेयर कराना चाहते हो, जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको कम प्राइस में मिलना चाहिए और जिसे आप मोबाइल खुद भी खोल सको या जो भी इलेक्ट्रॉनिक है आप खुद भी रिपेयर कर सको, और ऑथोराइज डीलर बस के पास नहीं किसी दूसरी जगह पर भी जाकर उसे रिपेयर करा सको। दैट शुड बी योर ओन चॉइस। ऐसा नहीं कि आपको कंपनी के पास ही जाना पड़े और उनके मुंह मांगे रेट्स को देना पड़े। जैसे अब फिर एडिटर 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं कि किस प्रकार से यूएस में एप्पल जो कंपनी है, जो मोबाइल फोन एंड मैकबुक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए अब ये कर दिया है कि आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे और आप चाहें तो खुद भी इसे बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है कि कैफेज पर ऐसे वर्कशॉप लगती है वीकली या मंथली, जहाँ पर जो थोड़े टेकीज होते हैं जिन्हें पता है उस चीज के बारे में वो आकर रिपेयर कर देते हो। किसी के भी पास अगर जो मिसमैनेज या फिर कोई खराब कोई चीज होती है तो वो वहां पर आकर रिपेयर करवा सकता है इन फ्री और लेजर कॉस्ट। तो ये जो चीजें हैं इसे
लीगल भी कर देना चाहिए और लीगली बाइंडिंग भी कर देना चाहिए कंपनीज पर, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी कंपनी का बना रहे, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास भी इतना ज्यादा नुकसान ना हो जाए, वो भी अपनी चीजों को फुल प्रूफ यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में चीजें फेंकनी पड़े, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। नाउ अ न्यू शाइन टू द ओल्ड टाइज। ये बात की जा रही है इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में, रिटन बाय सी राजा मोहन, जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनके मोस्टली इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना पर आर्टिकल्स आते ही रहते हैं ऑलमोस्ट द अदर डे। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया और यूके के रिलेशंस हमेशा से ही जितने अच्छे हो सकते हैं तो उतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि एक तो इंडिया भी ऐसे एंटी कलोनियल मतलब पोस्ट कलोनियल एरा में काफी स्केप्टिक रहा है टुवर्ड्स द यूनाइटेड किंगडम, और जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी अपना ईगो सामने रखा हुआ है कि हम जो इंडिया है, पहली बात तो ये कि उनका जो प्यार था हमेशा से पाकिस्तान के प्रति, तो पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन थे, और उन्हें दूसरी चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि इंडिया इतना बड़ा रीजनल सुपर पावर बनकर निकलेगा। तो ये एक्चुअली यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंडिया और यूके के टाइज बेहतर करवाता। तो अब क्या हुआ कि जैसे यूएस ने अपना कुछ समय बाद पॉलिसी शिफ्ट किया और अब वो टुवर्ड्स इंडिया इंक्लाइन हुआ है, तो यूके भी यूएस को फॉलो करते हुए टुवर्ड्स इंडिया इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा है। और ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से हमें देखना चाहिए कि अगर यूके भी कदम बढ़ा रहा है, इंडिया को भी कदम बढ़ाना चाहिए फॉर बायलेटरल टाइज, क्योंकि आज के समय में जितनी अच्छी इंडिया यूके की बायलेटरल टाइज दिख रही है उतनी कभी भी नहीं थी पहले। और हमारे भी लिए अच्छा है ये, क्योंकि यूके जो है एक बहुत ही बड़ा हब है टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा यूके के पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, साइबर पावर में काफ़ी आगे है, और इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी ज़्यादा यूके में है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है टू रीबिल्ड द रिलेशंस। और जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस फैला रहा है रीजन के अंदर और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो है भी नहीं यूके और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जो अब चाइना को रीजन में काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ देख रही है। अगर आपको पता हो तो 1960s के दौरान चाइना की तरफ यूके का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया था और वो चाइना के ही गुणगान करने लगा था, लेकिन जब से यूएस और चाइना का एंटी हुआ है तब से यूएस चाह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर इंडिया हेल्प करे वेस्टर्न नेशंस की टू काउंटर द चाइना, और जिसके अंदर अब यूके भी साथ दे रहा है। जिस प्रकार से यूके कभी नहीं जानता था कि इंडिया खुद अपने दम पर बिना यूके के हेल्प के यूएस और ऑस्ट्रेलिया से इतने अच्छे रिलेशंस अपने बना लेगा जो उसने अभी बना लिए हैं। तो अब यूके को भी इंडिया की वर्ड समझ में आ रही है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है बायलेटरल टाइज में भी और ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है, और अब यूएस भी यूके भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है उसके बैकड्रॉप में आया है कि जिस प्रकार से अभी बोरिस जॉनसन जी जो प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम के, वो अब आने वाले हैं इस वीक में इंडिया टू मीट विद हिज इंडियन काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अब किस पर बातचीत हो सकती है, न्यू पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस और रीजनल कोऑपरेशन में। और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ रहेगा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन की लीज ट्रस जी, उनका काफ़ी बड़ा इसके अंदर रोल रहेगा कि किस प्रकार से जो टाइज हैं वो आगे बढ़ती है इंडिया और यूके के बीच। तो अब देखने के लिए होगा, ये भी एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज रिटन बाय शशि थरूर एंड ईडी मैथ्यू। शशि थरूर जी जो आपको पता होगा कि अभी पार्लियामेंटेरियन है इंडिया में और जो है फॉर्मर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो द पाइवटल प्लेयर ये कहते हैं कि फेलियर टू स्टॉप द वॉर्स एंड होल्ड द सुपर पावर्स अकाउंटेबल हैज डिमिनिश्ड द यूएन स्टैचर बट डोंट राइट ऑफ द यूएन येट। तो ये कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से यूएन काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा है टू स्टॉप अ लॉट ऑफ वॉर्स, लाइक जो इराक के ऊपर इन्वेजन था यूएस का, अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जिस प्रकार से ये बिल्कुल भी
हेल्पलेस, मतलब एक प्रकार से एकदम हेल्पलेस ही हो गया है यूनाइटेड नेशंस, और वो कुछ नहीं कर पाए इन केसेस में। और जैसे बात की जाए कि जिस प्रकार से रवांडा में जीनोसाइड हुआ था और ऑलमोस्ट 8 लाख पीपल की डेथ हो गई थी, उसके अंदर भी यूएन कुछ नहीं कर पाया था। पर ये चीजों को छोड़कर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70 पीस कीपिंग सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहे हैं पास्ट 75 ईयर्स में यूनाइटेड नेशंस के, इन द नेशंस लाइक कंबोडिया, बाल्कन, तिमोर लेस्टे और लाइबेरिया अमंग्स द अदर्स। और जिसके अंदर इंडिया भी काफी बड़ा पार्टिसिपेंट है, ऑलमोस्ट वन, मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रूप जाते हैं यूएन में वो इंडिया के हैं, और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस के। तो इंडिया भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है यूएन के लिए। और यूएन ऐसे नहीं है कि हम आउटराइटली राइट ऑफ कर देंगे, ऑल्दो ये सबने ही देखा है कि जिस प्रकार से जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो अपनी मनमानी करते हैं यूनाइटेड नेशन में, जैसे यूएस ने करी थी इराक के टाइम पे, रशिया ने करी है रशिया यूक्रेन वॉर में। लेकिन इनको अकाउंटेबल ठहराने की भी जरूरत है। जैसे यूएन ने अभी क्या किया है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल था वहां से डिबार कर दिया है, वहां से सस्पेंड कर दिया है रशिया को। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है, ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कि जो रेड लाइन आप क्रॉस कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर अ परमानेंट मेंबर, ये आप ना करें। लेकिन देखा जाए तो जो वर्ल्ड पीस है इसके अंदर काफी ज्यादा हाथ रहा है यूनाइटेड नेशंस का, और इतने सारे नोबेल पीस प्राइज भी जो हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को इसी वजह से मिले हैं, जैसे कि कोफी आनन जो लास्ट टाइम सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, लास्ट टू लास्ट आई थिंक। तो ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर हम स्क्रेप ऑफ कर दें यूनाइटेड नेशन को या आउटराइटली मना कर दें कि ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा बेहतर ये काम और कर सकता है अगर इसको थोड़ा और हम मजबूती दें। अच्छा, जैसे अब बात चल रही थी कि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट 5 हैं उनके अंदर से रशिया को हटा दो, तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि उसके लिए यूएन का जो चार्टर है उसे हमें अमेंड करना होगा, और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी चीज है। तो इसकी जगह अगर हम सारे लोग जो हैं अकाउंटेबल बने और यूएन को स्ट्रेंथन करें, तो इसमें अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। नेक्स्ट आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम मॉस्कवा। ये जो लिखा है सी उदय भास्कर जी ने, ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो रशियन शिप थी मॉस्कवा, उसके सिंक होने की वजह से रशिया का मोरल कितना ज्यादा डाउन हो गया है, और यूक्रेन और उनके जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका मोरल कितना ज्यादा बूस्ट हो गया है कि उन्होंने ऑलमोस्ट रशिया को ही सिंक कर दिया, क्योंकि मॉस्कवा जो आता है वो वर्ड मॉस्को से आता है। देखिए, जो नेवी या जो फ्लीट होती है उसके अंदर काफी ज्यादा नेशनलिज्म की स्पिरिट छुपी होती है उनके नाम से ही अगर हम देख ले तो। जैसे इंडिया की जो है खुकरी है, ब्रिटिश की जो है हुड है, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी की, तो कहने का मतलब है वो अपने नेशनलिज्म से जोड़ते हैं इस चीज को। जैसे रशिया की मॉस्कवा जो मॉस्को था उसके नाम से थी, तो अगर ये एक नेवल शिप डूबती है तो काफी ये मोरल डाउन करने की चीज होती है। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि जो है वो काफी ओल्ड शिप हो चुकी थी मॉस्कवा, अराउंड 30 ईयर पुरानी शिप थी, और जिस प्रकार से उसके डूबने की वजह से और ज्यादा रशिया के अंदर आक्रोश हो गया है। जो रशियंस हैं वो ऐसी बात करने लगे हैं, जो रशियन एक्चुअली टीवी एंकर्स हैं, जैसे ये एक ओल्गा स्कैबिएवा, आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग बट पार्डन मी फॉर इट, ये जो एक न्यूज प्रेजेंटर है, ये बताती हैं कि जब ये वॉरशिप डूबी थी तो इन्होंने काफी सैड होकर और ये कहा था कि ऑलमोस्ट एक प्रकार का वर्ल्ड वॉर 3 को इनविटेशन या एस्केलेशन है, कि वॉर टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3 भी खिंच सकता है। तो हम और ये हम कैसे करेंगे, हम भी अब नेटो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ कर करेंगे। तो ये जो चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा खराब होती जा रही है। ऑलमोस्ट अराउंड 50 डेज हो चुके हैं वॉर को, और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बताता है, अब रशिया तो कुछ भी कहे लेकिन दुनिया ये जानती है कि किस प्रकार से इस शिप के डूबने से रशिया का लिमिटेशन पता चला है वॉर में यूक्रेन के अगेंस्ट की। कितनी आप एंटी मिसाइल उसके अंदर सिस्टम डाउनलोड कर दो, कितना ही कुछ भी कर दो, लेकिन एक छोटे से ड्रोन ने आपकी शिप को सिंक कर दिया। अब आप ये बात नाम ले रहे हो सकता है कि असली में फायर की वजह से शिप डूबी हो या यूक्रेनियन मिसाइल की वजह से डूबी है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो है काफी ज्यादा मोरल डाउन करने की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा इन सब में काम की ये बात है
कि जो एस्केलेट हो रहा है वॉर, उसको जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसको साथ में आकर इसको डी एस्केलेट कराने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अभी टर्की के अंदर जो टॉक्स हुए थे बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो सिर्फ वो एक कंट्री थी, लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड आकर, अगर कहने का मतलब है अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये वाली चीज होती है और पूरा वर्ल्ड दोनों को समझाने की कोशिश करता है और एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता है, तो ये वॉर का डी एस्केलेशन और एंड काफी ज्यादा पास देखा जा सकता है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, इट वॉज नॉट रिटर्न इन द आर्टिकल। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कल वापस मिलते हैं इसी समय पर, तब तक जय हिंद जय भारत।